हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना थर्ड चैप्टर कर रहे थे फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में हमने अपने प्रिंसिपल्स किए, प्रिंसिपल्स के बाद इसके हमने किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। प्रिंसिपल बेटा मैंने आपको ये कहा था कि जो लाइफ इंश्योरेंस के हैं वही फायर इंश्योरेंस के हैं, बस थोड़ा सा उसमें जो केसेस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। वहाँ पर आपको केसेस पढ़ने थे और ये कहा था मैंने टॉपिक कि ये आप खुद कवर करेंगे। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकता है पर्सनल नंबर पर। ओके, तो अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें आगे है कंडीशंस ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर दो तरह की कंडीशंस थी, एक थी इम्प्लाइड और एक थी एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, देखो इसको बहुत आम सी भाषा में मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सी जो होती है वो क्या है। इम्प्लाइड कंडीशन होती हैं जो अपने आप से एप्लीकेबल हो जाती हैं कि ऐसा तो होगा ही, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और एक्सप्रेस्ड होती है जिनको हम प्रॉपरली लिख देते हैं, रिटर्न में हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लो आप किसी को अपना मकान बेच रही हैं, उस मकान में आपने ये लिख दिया कि 3 महीने के अंदर मैं फुल पेमेंट कर दूंगा और उसके बाद 3 महीने के बाद ये रजिस्ट्री मेरे नाम से हो जाएगी, ठीक है, ये मकान मेरे नाम कर दिया जाएगा। तो अब देखो, नाम कर दिया जाएगा, रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाएगी, ये तो आ गई रिटर्न में और पेमेंट हो जाएगी। अब उसमें ये चीज़ नहीं लिखी गई कहीं पर भी कि पेमेंट कैसे होगी, चेक के थ्रू होगी, कैश के थ्रू होगी, या वो एक पूरी फुल अमाउंट इकट्ठी होगी 3 महीने बाद, या वो 3 महीने के ड्यूरेशन में इंस्टॉलमेंट्स में होगी। ये चीज़ें इम्प्लाइड हैं। इम्प्लाइड का मतलब है पेमेंट होने से मतलब है वो किस फॉर्म में होगी, वो चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फायर इंश्योरेंस में भी दो तरीके की कंडीशंस होती हैं। एक होती है इम्प्लाइड जो कि फोर्सफुली अपने आप से एप्लीकेबल हो जाती हैं, और दूसरी होती है एक्सप्रेस जिनको कि हम प्रॉपर लिखते हैं, ठीक है, कि ऐसा अगर होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो हम इनको आज स्टडी करेंगे। इम्प्लाइड कंडीशंस कौन सी होती हैं, जो बाय लॉ जो अपने आप से इम्प्लाइड अप्लाई हो जाती है, इम्प्लाइड मीन्स अप्लाई हो जाती हैं, एप्लीकेबल होती हैं। ये कंडीशन मे और मे नॉट बी मेंशन ऑन द पॉलिसी। ये कंडीशंस चाहे आपकी मेंशन हो और चाहे ना हो, लेकिन ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती हैं। फर्स्ट क्या आती है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है इंश्योरेंस का, वो आपका एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, वो एग्जिस्ट में होना चाहिए। मीन जो आप जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर मीन्स वो प्रॉपर्टी, वो गुड, वो असेट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा वो कहता है इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट है वो मस्ट बी एग्जिस्टेड बोथ द इंस्पेक्शंस ऑफ द पॉलिसी एट द टाइम ऑफ क्लेम। जब वो क्लेम किया जाए उस टाइम पर भी वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों पार्टीज़ का जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। जो हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट पढ़ते हैं वो दोनों ही पार्टीज़ का, जिसने इंश्योरेंस करवाया है और जिसने किया है, उन दोनों पार्टीज़ का होना चाहिए। तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ उटनोट गुड फेथ का। गुड फेथ का मतलब है जो भी मटेरियल है जिसका भी इंश्योरेंस हो रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कहीं पर भी कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, ना करने वाले के लिए और ना करवाने वाले के लिए। At the time of claim, it should be possible to identify the subject matter as per the policy description. मीन आप अपनी पॉलिसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपने वो प्रॉपर्टी को प्रॉपर आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। मीन आपने उसको वेरीफाई किया है, चेक किया है, ये चीज़ भी आपकी क्लियर कट होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती, ये अपने आप से फोर्सफुली उस चीज़ में एप्लीकेबल हो जाती हैं। अब आती हैं एक्सप्रेस। वो कहता है जो एक्सप्रेस करती हैं, एक्सप्रेसली स्टेटेड होती हैं पॉलिसी के अंदर, जो लिखी जाती हैं। सबसे पहले तो आती है वॉइडेबल, कि जो ये केस है मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है या मिस डिस्क्रिप्शन हो जाता है या नॉन डिस्क्लोजर वगैरह मटेरियल फैक्ट्स हैं, तो उस केस में जो पॉलिसी है वो वॉइडेबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है ईज़ ऑफ द इंश्योरेंस। जो आपका बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस है वो आपका एक्सपायरी ऑफ 7 days, डेट ऑफ फॉल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग, और द जो भी कुछ नुकसान आपका होता है वो विद इन 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप क्लेम करते हैं तो हो जाता है। अगर उसके बाद करते हैं तो वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि ये प्रोविज़न शैल नॉट बी एप्लीकेबल इफ़ द फॉल और डिस्प्लेस्ड इज़ कवर अंडर इंश्योर्ड पर्ल। वो कहता है लेकिन अगर ये चीज़ लिख दी जाए, ठीक है, लिखी जाए कि क्लेम आप महीने तक भी कर सकते हैं और जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, तो उस केस में आपका इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं किसी भी ड्यूरेशन में।
तीसरा आता है मटेरियल अल्ट्रेशन। अगर आपने जिस टाइम इंश्योरेंस किया आपको कोई और प्रॉपर्टी दिखाई गई और जिस टाइम आपसे क्लेम किया गया उस टाइम में कोई और प्रॉपर्टी पर किया गया, मीन आपका कहने का है जो आपका मटेरियल ऑफ इंश्योरेंस है वो अगर आपका चेंज हो जाता है, उसमें ऑल्ट्रेशन कर दिया जाता है किसी भी वजह से, तो उस केस में आपका ये लिखा होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उस केस में आपका क्लेम नहीं बनता, या आपका क्लेम बनता है, या आपका क्लेम ज़्यादा बनता है, कम बनता है, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर कट होनी चाहिए। मरीन क्लॉज एक होता है इसके अंदर, वो कहते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कवर करती है मरीन पॉलिसी को, देन जो एक्सेस अमाउंट होती है क्लेम की वो आप कवर नहीं कर सकते हैं मरीन पॉलिसी में, वो आपको पे वहाँ से की जाएगी, ना कि फायर इंश्योरेंस से। ठीक है। पांचवा कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी, कैंसिल भी हो जाती है पॉलिसी अगर आपका जो इंश्योरेंस है वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस जो है वो ना दिया जाए, या आपने प्रीमियम जो है वो आपने नहीं पे किया है, उस केस में आपकी पॉलिसी को कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद आपकी ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड आती हैं। इंश्योर्ड जो होती है उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं कि लॉस वगैरह कोई डैमेज वगैरह होता है, जिसकी प्रॉपर्टी है अगर उसको लगता है प्रॉपर्टी में कोई डैमेज हुआ है तो उसको वो नोटिस दे कि मेरी प्रॉपर्टी में ये डैमेज हुआ है, ये नुकसान हुआ है, फ्लड से हुआ, फायर से हुआ, आग से हुआ, तूफान से हुआ। ठीक है। और अगर आपको रिटर्न में क्लेम दे दिया है और पर्टिकुलर लॉस जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर आपने एक्सप्रेस कर दिया है, वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको 15 दिन के अंदर अंदर जो है एक एक्सटेंशन पीरियड के अंदर अंदर जो है कंपनी को सबमिट करेंगे। उसके बाद जो सबमिशन ऑफ आ पर्टिकुलर्स आपका इंश्योरेंस है, जो नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंडीशंस हैं, वो क्लेम आपका अनटेंगिबल बनता है, उस पर आपका क्लेम बनता है। उस पर 2 कंडीशंस जो हैं, प्रोविजंस जो हैं, वो आपकी इस पर एप्लीकेबल होती है। एक क्या होती है कि आप सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर 15 मंथ्स जो आपके होते हैं एक्सपायरी ऑफ 15 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइबिलिटी बनती है उस लॉस को बियर अप करने की और उस लॉस को कवर अप करने की। और उसके अलावा वो कहता है लाइबिलिटी है जो आपकी वो डिस्क्लेम की जाती है, कोई भी केस उस पर 12 महीने तक ही आप कर सकते हैं। 12 महीने के बाद अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती या आप तो उसके बाद आप कोई भी क्लेम या केस नहीं कर सकते। इसमें राइट ऑफ इंश्योरर बनते हैं। एक तो वो ये कहता है कि एंटर और टेक द पोसेशन ऑफ द बिल्डिंग और प्रेमिसेस वेयर द लॉस ऑक्यूपाइड। जैसे ही कोई लॉस होता है फटाफट इंश्योरर का राइट बनता है कि वो उसको अपने कस्टडी में ले ले, रिमूव कर दे, अरेंज कर दे, सॉल्वेज ऑफ द प्रॉपर्टी, कुछ भी वो कर सकता है। फ्रॉड वो कहता है अगर कहीं पर भी फ्रॉडेंट का केस अगर लॉस वगैरह मिलता है तो जो लॉस जो बेनिफिट्स होंगे वो पॉलिसी के वो अपने आप से ख़त्म हो जाएंगे। इंस्टेटमेंट्स कंडीशंस अगर है कुछ भी, रीइंस्टेटमेंट कंडीशंस का मतलब है कहीं पर भी आपको कोई कंडीशन ऐसे इंश्योरर को नज़र आती है, ऑप्शन नज़र आती है जहाँ पर रीइंस्टेट है या रीप्लेस किया गया है प्रॉपर्टी को, जो लॉस प्रॉपर्टी है, डैमेज प्रॉपर्टी है, उसको अमाउंट को क्लेम को आप नहीं देंगे, ऐसा उसमें क्लियर कट होना चाहिए। दूसरा वो कहता है एवरेज कंडीशंस। एवरेज कंडीशंस मान लो आपने, वो कहता है कि एक पर्सन ने इंश्योरेंस हाउस जो है उसका 50,000 का हाउस है, 50 लाख का हाउस है, उसने फायर इंश्योरेंस ले लिया लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 75 है, तो क्लेम जो है वो 30,000 का राइज होता है। तो क्लेम का जितना % उसका बनता है, मीन क्लेम का अगर उसका जो क्लेम है वो सिर्फ उसको 20,000 पे किया जाएगा, वो परसेंटेज है कि आप कैसे निकालेंगे कि प्रॉपर्टी जो है 75 की है, उसकी मार्केट वैल्यू आपने 50,000 रखी थी, 75 के बेस पे 50 और क्लेम उसका 30 का है, तो 30 पे 20 का उसका अधिकार बनता है, ना कि 30 का। 30 का वो क्लेम कर रहा है लेकिन उसको दिए जाएंगे 20। ठीक है। उसके बाद उसका आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कंडीशंस। कंट्रीब्यूशन कंडीशंस में वो क्या कहता है कि अगर प्रॉपर्टी में इंश्योर्ड जो है वो एक से ज़्यादा अगर पॉलिसी कर लेता है तो उसको दोनों तरफ से टोटल अमाउंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो दोनों जगह से डिफरेंट अमाउंट क्लेम करेगा और वो वहाँ पर बेनिफिट्स कमाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। उसके बाद सबोर्गेशन कंडीशंस आती हैं। सबोर्गेशन कंडीशंस में क्या आता है कि जो आपका केस ऑफ लॉस है वो थर्ड पार्टी का अगर आपका बनता है, थर्ड पार्टी ने आपको नुकसान दिया है और थर्ड पार्टी पर आपका कोई क्लेम बनता है, थर्ड पार्टी से आप कोई भी रिकवरी करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर आपकी सबोर्गेशन कंडीशंस एप्लीकेबल होती है और जो आपकी कंपनी है वो आपको इसको क्लेम करने में हेल्प करती है। आर्बिट्रेशन कंडीशंस होती हैं, जो आपका क्वांटम ऑफ क्लेम होता है उसको आप रिफ़ंड करते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंदर, या जैसे आपका प्रोविज़न होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशंस एक्ट 1996 आता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको आर्बिट्रेट कर सकते हैं। अगर एक कोई भी प्रोप्राइटर है या कोई भी सोल इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है,
तो वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है रिटर्न में पार्टी का कि वो पार्टीज़ को अपना कोई भी एग्रीमेंट्स है या आर्बिट्रेटर है 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट बनाकर और अपॉइंट किया जा सकता है आर्बिट्रेटर को, जो कि थर्ड पार्टी से उस क्लेम को कवर करने में कर सकता है। और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है। उसके बाद रिटर्न में कम्युनिकेशन होना मीन जो भी चीज़ आपका नुकसान होता है या कंपनी कोई भी नोटिस अगर इंश्योरेंस को देती है वो ओरल में नहीं होना चाहिए, वो रिटर्न में होना चाहिए ताकि आपके पास एज अ प्रूफ बना रहे। मेंटेनेंस कंडीशन का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी का लॉस आपका हुआ है उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड भी होना चाहिए कि दोनों पार्टीज़ का ये क्लेम जो है वो इस सेटलमेंट पर होना चाहिए कि उसका जो मेंटेनेंस बनता है, जो लॉस बन रहा है वो आपका मेंटेनेंस कंडीशंस के अंदर अंदर होना चाहिए। उसके बाद बेटा आपका आता है रिन्यूअल्स, कैंसिलेशन और असाइनमेंट्स ऑफ फायर पॉलिसी। ये बेटा वही चीज़ है जो आपको पीछे बताई थी। असाइनमेंट में आप असाइन कर देते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन में अगर आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स की तो आपकी पॉलिसी को कैंसिल किया जा सकता है। रिन्यूअल क्या है, उसी कैंसिल पॉलिसी को अगर आप रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप पिछली जो पॉलिसीज़ प्रीमियम नहीं पे किया है उस प्रीमियम को विद इंटरेस्ट अगर आप पे कर देते हैं तो आपकी रिन्यूअल हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी जो पीछे थे वही सारे हैं ये तीनों टॉपिक, और ये यहाँ पर बहुत थोड़े दिए हुए हैं आपको, लेकिन ये पूरे टॉपिक ब्रीफ में जो हैं वो लास्ट चैप्टर में है और आपने उसी के बेसिस पर यहाँ पर करनी है। सेम वही चीज़ें चलेंगी, सेम वही सेक्शंस आएंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। बस यहाँ पर आपका जो एक्ट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका वहाँ पर आपका लाइफ इंश्योरेंस एक्ट था, यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी सेम चीज़ें हैं, कहीं कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। उसमें फर्स्ट आपका आ जाता है मेन टाइप ऑफ पॉलिसी, जिसमें कि आपकी स्पेसिफिक पॉलिसी है, वैल्यूड पॉलिसी है, एवरेज पॉलिसी है, एक फ्लोटिंग पॉलिसी होती है। तो कहते हैं जो स्पेसिफिक पॉलिसी होती है वो डिफाइंड अमाउंट जो होती है इंश्योर्ड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर होती है। इन दिस पॉलिसी हम क्या करते हैं, जो क्लेम होता है उसको पे किया जाता है अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस का, अगर लॉस आपका ज़्यादा या कम होता है। अगर आपका लॉस कम अमाउंट का होता है इंश्योर्ड का तो अमाउंट ऑफ एक्चुअल जो लॉस होती है वो पे किया जाता है, और अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता इस पॉलिसी के अंदर, और जो इंश्योर्ड अमाउंट होती है वो आपकी पेनलाइज कर दी जाती है इन केस ऑफ इंश्योरेंस। तो ये होता है स्पेसिफिक। एक होता है वैल्यूड। वैल्यू में क्या हो जाता है कि जो आपका जो पॉलिसी होती है वो एक्सेप्शंस टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिंस एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो लॉस की होती है वो पे की जाती है, चाहे आपका लॉस ज़्यादा है चाहे कम है, लेकिन एक वैल्यूड फिक्स कर दी जाती है कि आपको इतना लॉस होगा और हम इस पर सिर्फ इतना ही आपको पे करेंगे, चाहे लॉस आपका कितने ही % का हो। अगर एट द टाइम ऑफ लॉस जो मार्केट वैल्यू होती है उसको कंसीडर कर लिया जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट होती है उसको पे करके इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस अमाउंट वो कंसीडर किया जाता है। उसके बाद थर्ड आपका आता है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी को हम एवरेज क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। जो एवरेज पॉलिसी होती है उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो आपकी इंश्योर्ड वैल्यू से मोर हो जाती है, तो उस केस में कंपनी जो है एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ लॉस ही पे करती है। जैसे अभी आपको एक ऊपर क्वेश्चन करवाया भी था, जैसे फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ऑफ जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी 10 लाख रुपए की है और इस पर इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो 80% है। मान लो 8 लाख का बनता है तो जो लॉस ऑफ अमाउंट है वो 7 लाख का बनता है। तो इसका में आपने क्या करना है, जो 7 लाख के बेसिस पर आपका 80% बनता है आप सिर्फ उसी को क्लेम करेंगे, बाकी को क्लेम नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपकी फ्लोटिंग पॉलिसी आती है। फ्लोटिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जो आपकी चेंज या जो भी फिक्स नहीं होता है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। कहने का मतलब है जो फ्लोटिंग मीन है, जो भी चेंजेस हैं और जो फिक्स नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप मीन ऑफ गुड्स जो हैं वो आप डिफरेंट प्लेसेस पर स्टॉक पर डिफरेंट गुड्स को आप फ्लोट कर सकते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। उसके बाद कुछ आपकी सब्सिडरीज और स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं, जिसमें कि आपकी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी है। कंप्रीहेंसिव पॉलिसी का मीन होता है जो कवर करती है मोस्ट रिस्क को विच आर जनरली नॉट कवर्ड अंडर द स्टैंडर्ड पॉलिसी, जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में नहीं आती, और ये आपके 99% जो लॉस है उसको कवर करती है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं, जैसे फायर का है, एक्सप्लोजन है, फ्लड्स है, रियॉट्स है, स्टॉर्म्स है, इस तरह के जो होते हैं, या लाइटिंग की वजह से है बिजली पड़ जाना, तो ये सारे कवर करती है।
उसके बाद आपका आता है बेटा नेक्स्ट रीइंस्टेटमेंट्स और रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इसके नाम के अकॉर्डिंग ही अगर हम देखें तो जो रिप्लेस द अगर प्रॉपर्टी वगैरह है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है या प्लांट है या लॉस हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है आपका फायर से, उस केस में अगर कोई भी प्रॉपर्टी या प्लांट जो है डैमेज हो जाता है तो हम उसको रिपेयर कर देते हैं उसको, या उसको रिप्लेस कर दे देते हैं। ठीक है, उसमें आप क्लेम नहीं करेंगे, कैश नहीं देंगे, आपको वो चीज़ रिप्लेस कर दे देते हैं। कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी क्या होती है, इस पॉलिसी को हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी या कॉन्सिक्वेंटल लॉस से मतलब है जो इनडायरेक्ट आपका लॉस है उसके नाम से भी जानते हैं। इस पॉलिसी में आप कवर करते हैं लॉस ऑफ जो प्रॉफिट होता है जो कि आपकी स्टॉपेज और या फिर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस की वजह से ड्यू टू फायर हो जाता है, मीन आपका बिजनेस रुक गया है और आप काम नहीं कर पा रहे हैं आग लगने की वजह से, तो कहते हैं इस पॉलिसी में आपके जो चार्जेस होते हैं या उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग हो जाती है या हायरिंग ऑफ टेम्परेरी, मान लो आप अकोमोडेशन लेते हो तो उसको आप कवर कर पाते हैं कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी के अंदर। मीन जैसे आग लग गई आपके ऑफिस में, अब उस ऑफिस में आप काम नहीं कर सकते, उसकी वजह से आपने कोई बिल्डिंग हायर की है, वहाँ आप अपना ऑफिस बना रहे हैं, तो उसका जो रेंट वगैरह है या टेम्परेरी जो आपने वहाँ पर सेटलमेंट किया है उसकी पेमेंट जो है वो आपकी फायर पॉलिसी जो है पे करेगी। उसके बाद डिक्लेरेशन पॉलिसी क्या होती है, उसके अंदर आप फ्रीक्वेंट जो फ्लक्चुएशंस होते हैं स्टॉक मार्केट्स में, ठीक है, डिक्लाइन हो जाता है, अमाउंट बढ़ जाती है, कभी प्राइसेस कम हो जाते हैं स्टॉक के, उस पॉलिसी से रिलेटेड होता है। इसमें आप क्या करते हैं, जो अमाउंट ऑफ सम होता है इंश्योर्ड, उस केस में आप मंथली जो डिक्लेरेशन है बेस करती है एवरेज वैल्यू ऑफ रिस्क को, हर एक दिन का जो एवरेज वैल्यू ऑफ रिस्क होता है उसके बेसिस पर आपका इसको काउंट करके एक डिक्लेरेशन पॉलिसी की जाती है। इंडस्ट्रियल लॉस ऑल रिस्क पॉलिसी क्या होती है, जिसमें कि डिज़ाइन की जाती है हर टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रिस्क, ओवरऑल लमसम ऑफ 100 करोड़ तक की ये पॉलिसी मानी जाती है। मीन एक इंडस्ट्रियल जो है वो 100 करोड़ तक की पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है। इस पॉलिसी के अंदर कवर करते हैं हम सारे के सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्पेक्शन ऑफ इंडस्ट्री टू द प्रोडक्शन से लेकर, ये कवर करती है फायर और एक स्पेसिफिक बल्गरी है या मर्चेंट्री ब्रेकडाउन है या बॉयलर एक्सप्लोजन है या डैमेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह है, उन सभी को इसके अंदर कवर किया जाता है। एक होती है ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी की क्या होता है कि ये रिक्वायरमेंट होती है एक इंश्योर्ड पर्सन की कि वो अपनी पॉलिसी को किस हिसाब से डिज़ाइन करें। इस पॉलिसी के अंदर कोई भी फिक्स्ड या करंट असेट जो होती है वो नहीं होती है। डिस्ट्रैक्शंस जो कवर अंडर दिस पॉलिसी, इसके अंदर फिक्स्ड असेट्स वगैरह नहीं ली जाती। इसके अंदर वो कहता है इंश्योर्ड के चॉइस होती है वो असेट्स विच वांट टू इंश्योर, जिसको वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है। तो ये थे बेटा टाइप ऑफ इंश्योरेंस। अब आती है प्रोसीजर ऑफ टेकिंग द फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस को कैसे लेना है, सबसे पहले तो वही सिलेक्शन ऑफ इंश्योरर, ठीक है, फिर आपको एक पर्सनल फॉर्म दिया जाता है जिसमें सारी की सारी आपकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिसी है, अमाउंट लमसम है, आपकी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस है, नेम है, एड्रेस है, ऑक्यूपेशंस वगैरह है, उन सभी को आप फिल करते हैं। मार्केट वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, आपकी प्रॉपर्टी का पूरा इंस्पेक्शन किया जाता है। फिर एविडेंस ऑफ गुडविल लिया जाता है। दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट टाइप ऑफ जो होता है वो वेल नोन फिगर्स वगैरह देता है खुद ही अपने आप से, जो कोई सी इंक्वायरी की या किसी भी तरीके की कोई भी रिस्क वगैरह अजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती। जो सेकंड टाइप ऑफ कंसिस्टेड ऑफ न्यू, जो जैसे मान लो आपने कोई चीज़ नई खरीदी है, एक स्ट्रेंजर है, नया आदमी है, नए आदमी का आप कर रहे हैं, आपको डाउट लगता है, तो उस केस में आप उस चीज़ को सोसाइटी में जाकर किसी भी पर्सन से इंक्वायरी कर एविडेंस ऑफ गुडविल ले लेते हैं। फिर आप सर्वे ऑफ द सब्जेक्ट मैटर करते हैं, मीन जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपने प्रपोजल रखा है जिस प्रॉपर्टी पर, उसके पूरा रिस्क वगैरह को, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्रॉपर्टी कैसी है, किस सिचुएशन में है, रिस्क कितना है, और वो सारी चीज़ें आप इसमें कवर करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल फॉर्म, इसके बाद आप एक्सेप्ट करते हैं, दोनों पार्टीज़ का उस पर एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, कम्प्लीटली सेटिस्फाई होना ज़रूरी है दोनों का, ठीक है, दोनों एक प्रॉपर अमाउंट पर कितना अमाउंट प्रीमियम का बनता है, इतने का इंश्योरेंस है, वो सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। इशू ऑफ कवर नोट, एक कवर नोट तैयार किया जाता है जिस पर कि आप प्रॉपर लिखते हैं पॉलिसी के सारे रूल्स वगैरह इम्प्लाइड हैं या जो आपके बनते हैं एग्जिस्टिंग हैं, वो सारे रूल्स वगैरह फॉलो वगैरह किए जाते हैं। इशू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कहता है उसके लास्ट में जाकर आपकी पॉलिसी जो है वो इशू
कर दी जाती है। तो ये था बेटा प्रपोजल। और लास्ट टॉपिक इसका आता है क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर ऑफ फायर इंश्योरेंस। आग लग जाती है और लगने के बाद जो इंश्योरर होता है वो कैसे क्लेम करेगा, तो कहता है क्लेम की एक रिक्वेस्ट होती है जो कि रिम्बर्स होती है लॉस की। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप रिटर्न में एक रिक्वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हैं। उसमें आपको कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना है, सबसे पहले तो आप नोटिस या इंटीमेशन देते हैं फायर का कि ऐसे ऐसे आग लग गई, वो रिटर्न में होना ज़रूरी है और एज सुन एज़ पॉसिबल जितना भी जल्दी हो सके आप उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी को बताएं। ठीक है, उसमें ट्राई करें कि सबमिट करें सारे एविडेंस ऑफ लॉस के, कितना एविडेंस हुआ, फोटोग्राफ दें या कोई प्रूफ दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपको देनी है। उसके बाद आप एंट्री करते हैं क्लेम रजिस्टर में कि आप जो है अपने आप से सेटिस्फाई करके उस रजिस्टर में आप क्लेम कर देते हैं और उस नंबर्स ऑफ अलॉटमेंट कर दी जाती है एज़ पर द सेक्शन 14B में जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 में आता है। उस रजिस्टर में आपका रिकॉर्ड हो जाता है कि आपका ये लॉस हुआ है और इस लॉस पर आपका इतना कवर बनता है। उसके बाद क्लेम फॉर्म होता है, उस क्लेम फॉर्म को आपने फिल करना होता है कि आपका इंश्योरेंस था, कब का था, किस डेट का था, किस प्रॉपर्टी पर था, कितने का था, आपने कितना प्रीमियम दिया है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर फॉर्म के अंदर फिल की जाती हैं। जितने भी नेसेसरी उसके साथ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे अटैच किए जाते हैं। और डिफरेंट कंपनीज़ में अगर आपने क्लेम करना है तो अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग आपका क्लेम फॉर्म बनता है। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन और एक सर्वे टीम आती है, वो प्रॉपर इंक्वायरी करती है कि आग किस वजह से लगी या लॉस जो हुआ है कॉज उसके जानने की कोशिश करती है। उस साइट पर आकर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कॉजेज़ ऑफ फायर को या जो एक्सटेंड ऑफ लॉस है उसको, और उस पर प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके बाद एक डिस्चार्ज ऑफ वाउचर होता है जिसके अंदर जो सर्वर रिपोर्ट तैयार की जाती है कंपनी की, वो लॉस ऑफ जीने से आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को कि जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है और जो लॉस है वो एक्चुअल में है, वो आपने जानबूझकर नहीं किया है। उसको सिग्नेचर वगैरह कर कर रिटर्न वगैरह कर आप उसको करते हैं। लास्ट में आपको पेमेंट ऑफ क्लेम कर दी जाती है और उसके बाद आपका एक क्लेम में यहाँ तक पेमेंट ये हो जाती है। और कई बार अगर पेमेंट नहीं होती है तो रिजेक्शन ऑफ क्लेम भी हो जाता है। कई बार आप फ्रॉडेंट वगैरह जानबूझकर कर देते हैं या आपकी इंटेंशनली आप ऐसा लॉस कर देते हैं या फायर की वजह से नहीं हुआ होता या आपको ये लगता है कि अब ये मटेरियल मेरे लिए ये प्रॉपर्टी वेस्ट है और लॉस करके मैं ऐसा मतलब इससे अपना क्लेम ले सकता हूँ और बेनिफिट कमा लेता हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी रिजेक्शन ऑफ क्लेम में हो जाती हैं और उस पर भी आपका रिजेक्शन लग सकता है। तो ये था बेटा मेरा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। कल से हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।